रमेश चंद्र दत्त जी का जीवन परिचय। जन्म 13 अगस्त 1848, कलकत्ता, ब्रिटिश भारत। मृत्यु 30 नवंबर 1909, बड़ौदा, गुजरात। कार्य क्षेत्र प्रशासनिक सेवा, आर्थिक इतिहासकार और साहित्य लेखन। भूमिका आर.सी. दत्त अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के जाने माने प्रशासक, आर्थिक इतिहासज्ञ और लेखक थे। वे धन के बहिर्गमन की विचारधारा के प्रवर्तक तथा महान शिक्षा शास्त्री थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामायण व महाभारत का अनुवाद भी किया था। भारतीय राष्ट्रवाद के पुरोधाओं में से एक आर.सी. दत्त के आर्थिक सिद्धांतों का इतिहास में प्रमुख स्थान है। दादा भाई नौरोजी और मेजर बी.डी. बसु के साथ ये ब्रिटिश शासन के तीसरे आर्थिक चिंतक थे, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के प्रामाणिक विवरण पेश किए और विख्यात ड्रेन थियरी का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत का मतलब यह है कि अंग्रेज अपने लाभ के लिए निरंतर निर्यात थोपने और अनावश्यक अधिभार वसूलने के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को निचोड़ रहे थे। प्रारंभिक जीवन आर.सी. दत्त का जन्म 13 अगस्त 1848 को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता, ब्रिटिश कालीन भारत में एक संपन्न और शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके परिवार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करके काफ़ी संपत्ति अर्जित की थी। इनके पिता का नाम इस्म चंद्र दत्त और माता का नाम ठकमणि देवी था। इनके पिता बंगाल के डिप्टी कलेक्टर थे। एक दुर्घटना में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद आर.सी. दत्त की देखभाल इनके चाचा शशि चंद्र ने की। इन्होंने वर्ष 1864 में स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद अपने मित्र के साथ वर्ष 1868 में ICS की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां पर इन्होंने वर्ष 1869 में ICS की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया। शासनिक जीवन वर्ष 1871 में ये स्वदेश भारत वापस आ गए तथा इसी वर्ष इन्हें अलीपुर के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक प्रशासनिक पदों पर कार्य किया और उड़ीसा के कमिश्नर एवं पॉलिटिकल एजेंट, बड़ौदा के दीवान और ब्रिटिश कालीन रॉयल कमीशन के सदस्य भी रहे। वे वर्ष 1882 तक बंगाल के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कामकाज देखते रहे। वर्ष 1893 में इन्हें वर्धमान जिले का जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। इसके बाद वर्ष 1894 में इन्हें उड़ीसा का डिविजनल कमिश्नर नियुक्त किया गया। वर्ष 1897 में इन्होंने ICS सेवा से अवकाश ग्रहण किया। 19वीं सदी में इतने बड़े पद पर पहुंचने वाले ये एकमात्र पहले भारतीय थे। अवकाश ग्रहण करने के बाद से वर्ष 1904 तक इन्होंने यूरोप में अपना समय व्यतीत किया। इस दौरान इन्होंने वर्ष 1897 से वर्ष 1904 तक लंदन विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। कार्य क्षेत्र वर्ष 1899 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनकी रचनाओं में ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास,
विक्टोरिया युग में भारत और प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास आदि शामिल हैं। इन्होंने अनेक उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य किया, लेकिन इनकी ख्याति मौलिक लेखक और इतिहासवेत्ता के रूप में ही अधिक है। इन्होंने अपने 3 वर्षों के इंग्लैंड प्रवास के विषय में एक पुस्तक 3 Years in इंग्लैंड लिखी। ब्रिटिश काल में आर्थिक नीतियों के आलोचक। अपने गहन अनुसंधान और विश्लेषण से इन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश शासन न केवल भारत की भौतिक स्थिति सुधारने में विफल रहा, बल्कि उस काल में भारत के परंपरागत उद्योग का ह्रास भी हुआ। ब्रिटिश आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप भारत के हस्तशिल्प और दस्तकारी उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आई और उसकी भरपाई के रूप में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई। न ही भारतीय उद्योगों को किसी भी तरह का संरक्षण प्रदान किया गया। परिणामतः भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा खेती पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो गई। भारतीय समाज का देहातीकरण होता चला गया। इनका कहना था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कथित रचनात्मक कदमों से भी भारत को लाभ नहीं हुआ। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए रेल परिवहन के कारण पारंपरिक परिवहन सेवाएं बंद हो गई और ट्रेनों का इस्तेमाल ब्रिटिश कारखानों में बने माल की ढुलाई के लिए होता रहा। वह कहते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित नहीं है, बल्कि उसका विकास अवरुद्ध कर दिया गया है। भारतीय किसानों के प्रति स्नेह। इनकी पहली पुस्तक वर्ष 1900 में आई, जो भारत में पड़ने वाले अकालों का अध्ययन करने वाले फेमिन्स एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया थी, जिसकी सराहना रूसी अराजकतावादी दार्शनिक प्रिंस क्रोपाटकिन ने भी की थी। इनकी इस कृति से जाहिर होता है कि वह भारतीय किसान की जीवन स्थितियों में कितनी दिलचस्पी रखते थे और इनका आर्थिक चिंतन किस तरह से इनकी स्थिति सुधारने पर केंद्रित था। इन्होंने सवाल उठाया कि वर्ष 1858 के बाद से 40 साल की अवधि में भारत की जनता को 10 भीषण अकालों का सामना क्यों करना पड़ा, जबकि इस दौरान हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय सम्राज्ञी के हाथ में थी। अंग्रेज सरकार को आईना दिखाते हुए इन्होंने प्रदर्शित किया कि अकाल के बावजूद ऐसा कोई वर्ष नहीं था जब सारी फसलें चौपट हो गई हों। सरकारी गोदामों में अनाज हमेशा भरा रहा। खेती का विस्तार हुआ है। खेती हर उपज की कीमतें भी बढ़ी हैं, पर इसके बाद भी किसानों की हालत लगातार खराब होती गई है। इसके लिए दत्त ने ब्रिटिश नीतियों को जिम्मेदार ठहराया था। साहित्य से लगाव और प्रमुख रचनाएं। वह आर्थिक इतिहासकार के अलावा एक प्रतिभाशाली और कुशल सांस्कृतिक इतिहासकार भी थे। इन्होंने वंगीय साहित्य परिषद के संस्थापक अध्यक्ष रहने के साथ साथ महाभारत और रामायण का अंग्रेजी में संक्षिप्त अनुवाद भी किया था। प्रारंभ में R.C. दत्त ने अंग्रेजी भाषा में भारतीय संस्कृति और इतिहास पर स्तरीय ग्रंथों की रचना की। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रभाव में आने के बाद ये अपनी मातृभाषा बांग्ला में रचनाएं करने लगे। इनके 4 प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। नंबर 1 बंग विजेता 1874, नंबर 2 माघवी कंकण 1877 और नंबर 3 महाराष्ट्र जीवन प्रभात 1878 और नंबर 4 राजपूत जीवन संध्या 1879। कुछ विद्वान इनके ऐतिहासिक उपन्यासों से अधिक महत्व 2 सामाजिक उपन्यासों संसार 1886 तथा समाज
1894 को देते हैं। ग्राम्य जीवन का चित्रण इन उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएं निम्न हैं। ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एनिशिएंट इंडिया, 3 खंड। लेटर हिंदू सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इंडियंस इन द विक्टोरियन एज, ए हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर ऑफ बंगाल, द महाभारत एंड द रामायण, लेस ऑफ एनिशिएंट इंडिया, ग्रेट एपिक्स ऑफ एनिशिएंट इंडिया, शिवाजी, अंग्रेजी और बांग्ला, लेक ऑफ पाम्स, द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा, 3 years in England, the पेजेंट्री ऑफ बंगाल, ऋग्वेद, बांग्ला अनुवाद तथा इंग्लैंड एंड इंडिया। निधन 30 नवंबर 1909 को आर.सी. दत्त का देहांत बड़ौदा, गुजरात में हुआ।